बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है। इस दौरान हमारे बक्सर ज़िले में कई 9 चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और अंतिम चरण जो कि 10वें चरण का मतदान सिमरी प्रखंड में आगामी 8 दिसंबर को होने वाला है, जिसको लेकर के जितने भी पंचायती राज के विभिन्न पदों पर दावा करने वाले जितने भी प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में प्रचार प्रसार का जो दौर है उसको काफ़ी तेज़ कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरहाटाण में, और खरहाटाण गांव में हम लोग बैठे हुए हैं। यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां के पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी राम नारायण कुमार उर्फ राजेश रंजन यादव बैठे हुए हैं, जो कि एक युवा नेता हैं और लोग जो बता रहे हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य कर चुके हैं और इनकी पहली चुनाव ये बताई जा रही है कि पहली बार ये मुखिया चुनाव के पंचायत चुनाव में ये उतरे हुए हैं और अपना मुखिया पद पर दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं जनता के लिए इनके पास क्या कुछ विजन है और बातचीत करते हैं कि जीत की इनके पास क्या मंत्र है और किस आधार पर ये जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं सर। आपको भी धन्यवाद गुलशन जी। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने ग्रामीण जनता को बार बार प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। और मेरा नाम राम नारायण कुमार उर्फ राजेश रंजन यादव हुआ। पूरा गांव हमको राजेश रंजन यादव के नाम से जानता है। मेरा राम नारायण कुमार के नाम से कोई नहीं जानता था, लेकिन आपका नाम है, ये ऑफिशियल नाम है। लेकिन अब सारे लोग, इतना तक कि महिला लोग भी अब हमको राम नारायण कुमार के नाम से जान चुकी हैं, लेकिन पहले नहीं जानती थी। सब लोग राजेश रंजन यादव के नाम से आज विगत 5 सालों से हमको लोग जान रहा है। लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव जब सरगर्मी बढ़ा तो हम लोग भी निर्णय लिए कि नहीं, पंचायत चुनाव में अपना एक अच्छा, लोग बता रहे हैं कि राजेश एक युवा समाज सेवी हैं और समाज में रह कर के काम करते हैं। तो फिर अचानक से चुनाव में आप अपने मन से उतरे या जनता के कहने? नहीं, हम जनता के माध्यम से आए। मतलब जनता के जी जनता के कहने पर आए हैं। अगर हम जनता के कहने पर नहीं आ रहे थे तो आप मेरा नॉमिनेशन देखे होंगे। उसके बाद आज भी जितना जनता मेरे पीछे घूम रही है, मैं उन जनता को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये जनता हमें 8 तारीख को अपने मत से मुखिया बनाए हमको। उसके बाद जितना भी हम वादा किए हैं उस वादा पर खरा उतरेंगे। आज उसी के लिए जितना हम वादा किए हैं उसी वादा को बताने के लिए अपना मैंने मैनिफेस्टो दिया था, उसमें 20 योजना था, लेकिन कुछ और योजना है जो कि हमारे अंतर्गत आता नहीं है। लेकिन उसको अगर हम चाहेंगे विधायक जी के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, वो कार्य अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं तो वो उस कार्य को करा सकते हैं। अनुशंसा करके हम करा सकते हैं। वो हम लोग मुखिया बनने के बाद वो पावर मिलता है कि आज चाहे वैल्यू भी रहता है, बिना वैल्यू का आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात। आप किसी भी जगह जाइएगा, चाहे विधायक जी हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, आप ऐसे एक आम जनता बनकर जाइएगा तो आपका कोई वहाँ पर पूछ नहीं है। लेकिन आप प्रतिनिधि के तौर पर जाइएगा तो वहाँ पर वैल्यू आपका दोगुना बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपने बातों को मजबूती से जी रखिएगा। एकदम हम लोग इसीलिए चुनाव लड़े कि देखिए, हम लोग एक नारा दिए, 15 साल प्लस 5 साल बराबर 5 साल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 15 साल एक वर्तमान अभी पूर्व मुखिया थे, 5 साल वर्तमान मुखिया हैं। उन दोनों लोगों का कार्यकाल हुआ 20 साल। उस 20 साल के कार्यकाल में जो भी विकास हुआ है वो 5 साल में उनसे अगर दोगुना मैं नहीं किया तो मैं किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि जो चुनाव हमेशा से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, हर चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम मानी जाती है बदलाव में। आप भी एक युवा हैं और काफ़ी युवा जो है आपके साथ दिख रहे हैं। तो ये बताइए कि युवाओं के पास नई सोच रहती है, नई ऊर्जा होती है। अब तक आपने समाज को क्या दिया है कि समाज से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि समाज आपको मुखिया बनाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ केवल युवा हैं। युवा तो हैं ही, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान जो हमने दिया है और उनके द्वारा हमको मिल रहा है, ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। इसलिए कि मैं सभी लोगों के दरवाजे पर जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी जाति विशेष के दरवाजे पर नहीं जाता हूँ। हर जाति, अब मेरे गांव में अगर मान कर चलिएगा तो 20 जातियाँ कम से कम हैं।
सभी लोगों के दरवाजे पर मैं जाता हूँ और जो मुझे मान सम्मान मिल जाता है, मैं पहला प्रतिनिधि हूँ अपने गांव का कि शायद ही किसी प्रतिनिधि को किसी के दरवाजे पर इतना मान सम्मान मिलता होगा जो हमको मान सम्मान मिलता है। बेशक हमें वो अपना कीमती वोट दे या ना दे, लेकिन इतना जो प्यार मिलता है हमको दिल गदगद हो जाता है कि जरूर एक बार उनके द्वारा हमको मान सम्मान। एक सवाल और आपसे करते हैं। खरहाटन पंचायत की जनता जो है, मान लीजिए आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो जनता के मन में एक और सवाल है कि जहाँ भी देखा जाता है जनता के कहने प्रत्याशी जितने भी मैदान में आते हैं जनता को कहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो अपना विकास करते हैं। अभी मुखिया की बात करें तो मुखिया सबसे ज़्यादा अपने भवन निर्माण में जीतने के बाद अपना भवन का निर्माण कराते हैं, स्कॉर्पियो खरीदते हैं। तो खरहाटन की जनता जो है वो जानना चाहती है कि उसका यदि भविष्य में प्रतिनिधि बनते हैं राजेश यादव, तो क्या ये भी नए स्कॉर्पियो S10 S11 लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बात बता दें हम कि हमारे पास 2 गाड़ी है पहले से, एक स्कॉर्पियो है और एक पिकअप है। आप जनता में कभी भी जाके, मैं आपके मीडिया के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, आप जनता के पास जाके पूछिए कि कभी भी किसी को अनहोनी घटना हो, इमरजेंसी हो या शादी विवाह हो या कहीं भी जाना हो, अगर मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है तो मैं अपना तेल खर्चा डाल कर भी भेजता हूँ कि नहीं, पहले अपना काम कीजिए उसके बाद हम कहीं जाएंगे। हमको जितना न्योता आता है मैं न्योता अपना छोड़ के सभी लोगों में भेजता हूँ कि नहीं, पहले आपका कार्य होगा उसके बाद हमारा कार्य होगा। हम दूसरे के गाड़ी से, मोटरसाइकिल से या किसी दूसरे गाड़ी चले जाते हैं। आप जाके पूछ सकते हैं। हम जरूरतमंदों का सबसे पहले हम उनका ज़रूरतमंद पूरा करते हैं, उसके बाद अपना करते हैं। ऐसा हम, मेरा शौक़ नहीं है कि मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी होगी, मेरे पास घर रहने का नहीं है। हम सब चीज़ से भरे हैं। हमको किसी की चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ज़रूरत होता तो हम किसी के बेटी के शादी में, किसी लड़का जो पढ़ने में बढ़िया है उसको हम किताब कॉपी का, उसको फॉर्म भरने का, चाहे कहीं कोई बेटी है, किसी की लड़की है, मान लीजिए कि उसको साइकिल का ज़रूरत है, तो हम वादा करते हैं कि देखिए आप हमको ई कीजिए। और उससे पहले भी हम दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने दिए नहीं है, लेकिन हम किसी का नाम नहीं धरते हैं। सबसे पहले मेरा ये है कि हम किसी को देकर हम फोटो नहीं खिंचाते हैं। मेरा सबसे पहला खूबी ये है कि हम किसी को दान भी करते हैं तो हम किसी को फोटो खिंचा के दिखावा नहीं करते हैं। हम दिखावा एक ही चीज़ का करते हैं। एक बार आपके मीडिया के माध्यम से बोल चुके हैं कि जो शिक्षा मेरा मुख्य मुद्दा है, उस शिक्षा का बढ़ावा करने के लिए जो हम पुरस्कृत करते हैं बच्चों को, उस बच्चों का स्टेज पर बुला के सारे ग्रामीण के सामने उनका मान, अपना नहीं, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, कि ताकि उनको देखकर बच्चा जो है आगे बढ़े, मनोबल बढ़े। ये मुख्य मेरा मुद्दा रहता है। मतलब और ग्रामीण इलाके के बच्चों को हौसला अफजाई करना आपका मुख्य उद्देश्य जी। हमारा तो सोच है कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो हमारा ही पंचायत नहीं, जितने अगल बगल के पंचायत हैं उसके लिए हम पुस्तकालय एक निर्माण करवा रहे हैं अपने निजी फंड से। उस पुस्तकालय में हम हर गांव में जाकर कहेंगे बच्चों को कि आप कम से कम अपना 1 घंटा कीमती समय उस पुस्तकालय में दीजिए, ताकि आपके अगर पढ़ाई से कुछ बच्चा अगर कुछ उसमें आता है आपसे कम नॉलेज वाला, तो आप उसको नॉलेज दीजिएगा तो शिक्षा बांटने से बढ़ता है। देखिए, हम आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बताए थे कि हमारा शिक्षा मुख्य मुद्दा है। अभी हमारे पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया, उनका भी मुख्य मुद्दा हमारे देखते हुए उनका, हाँ, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारा भी मुख्य मुद्दा है। इससे पहले उनका मुद्दा नहीं था। आप हमारा जाकर एक बार, हम बोलते हैं कि एक बार चौपाल कीजिए, हर गांव में जाकर देखिए। हमारे गांव का PSC केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, उसका जर्जर हालत है। मुखिया जी बोलते हैं कि हम उसको टाइल्स और ये लगवा देंगे, जीतने के बाद 5 साल वर्तमान रहे नहीं लगवाए, 15 साल वो रहे वो नहीं कुछ करवाए, अब बोल रहे हैं कि जीतने के बाद करवा देंगे। अरे पहले करवा देते। अब हम जब अपना मुद्दा सब लोग को बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम भी करवा देंगे। तो देखा देखी करने से नहीं होगा, आप कर दिए रहते। आपको जनता समय दे चुकी है, तो जनता समझ रही है इस बात को। तो जनता एकदम बखूबी समझ रही है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अब देखिए ना, जनता को वो लोग न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, एक होता है कि संपर्क करके बताया जाता है कि इंदिरा आवास का पैसा मुखिया जी ले लिए हैं, तो इस चीज़ का घोटाला कर लिए हैं, उस चीज़ का घोटाला कर लिए हैं। वो मीडिया के माध्यम से उन पर आरोप वो लगा रहे हैं और उन पर आरोप ये लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, अब जनता ये भी समझ चुकी है, जिनको पता नहीं था
कि कहाँ का वो फंड उठाए हैं, और वो लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ का फंड मुखिया जी उठा लिए हैं, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ का फंड मुखिया जी उठा लिए हैं। समझ गए? तो ये सब कहने का मतलब है कि हम जब मीडिया के माध्यम से ये सारा बात बताने का प्रक्रिया चालू किए, तो अब उन लोग को भी लगा कि नहीं, ये मीडिया के माध्यम से सारे गांव को अपना ब्यौरा दे रहा है, तो हम लोग को भी देना चाहिए। लेकिन वो हमारा ना देकर वो लोग अपने में उलझ कर सारे गांव को ये बता रहे हैं कि हमने ये घोटाला किया है, हमने ये काम किया है। वो बता रहे हैं कि उन्हें वो ये घोटाला किए हैं, वो ये काम किए हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ धरातल पे, सब कागज पे काम हुआ है। हमारे गाँव का ODF हो गया है। आदर्श पंचायत बनाने के लिए आप शाम में 5 बजे 6 बजे करीब आइए, सारी गांव की महिलाएं जाती हैं रोड पर शौचालय करने के लिए। आप देख सकते हैं, हम ये आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि आप आइए शाम में और देखिए कि मीडिया के माध्यम से वो लोग शौचालय करने जाती हैं कि नहीं। जब हमारा गांव आदर्श पंचायत बन गया, शौचालय का निर्माण जब हो गया 100%, तो हमारे गाँव की महिलाएँ बाहर क्यों जाती हैं? और बात, हमारे गाँव का देखिए, शिक्षा का तो मैंने कोई जनाधार नहीं है, पहले था, क्योंकि इसी गांव से बहुत लोग IAS IPS IITian रेलवे में, बैंक में बहुत सारे लोग नौकरी किए हैं। लेकिन आज का जो शिक्षा का जो जरिया चल रहा है वो केवल कागज़ पर चल रहा है। टीचर लोग आते हैं, हाजिरी बनता है, किसी दिन नहीं आएंगे, उनका हाजिरी बन जाता है, वो दूसरे दिन दिखाया जाता है कि फलाना टीचर आए थे। मतलब देखने सुनने वाला कोई देखने सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आप आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, इस सभी व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त कर पाएंगे? हमारा मुख्य मुद्दा है शिक्षा, तो शिक्षा बदलेगा। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये करते हैं कि कोई भी टीचर बिना बताए हुए, हर महीना में ये होगा, कोई भी टीचर अपना बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है, छुट्टी और लेकर जाएंगे, बिना बताए हुए नहीं जाएंगे। ये नहीं कि मैं प्रिंसिपल को अपना बता देंगे कि हम जा रहे हैं और उनका ड्यूटी बन गया। वैसा होता है, हम देख रहे हैं अपने पंचायत में। लेकिन हम लोग अभी इस बात को नहीं उठाना चाह रहे थे, इसलिए नहीं उठा रहे थे, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हमने नेतागिरी तो बहुत दिन से कर रहे हैं। जब तक पावर नहीं मिलता है तब तक कोई वैल्यू नहीं। आप पहले ही बताए कि अगर पावर मिलता है तो दोगुना वैल्यू हो जाता है। अच्छा राजेश जी, यहाँ पर रोकेंगे आपको। आपका पहले भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं, आपका बारे में हम लोगों ने चौपाल भी किया था, वहाँ पर भी जनता का रुझान आपके तरफ देखा गया। अभी आ रहे थे आपके गाँव में तो कुछ लोग मिले जिन लोगों ने बताया कि राजेश यादव के पीछे आज पूरा खरहाटड़ पंचायत की जनता जो है वो आ चुकी है। क्या, लेकिन जनता के मन में एक और सवाल है कि क्या राजेश यादव जिस प्रकार से जनता आज मुखर होकर के उनके पीछे आई है, तो क्या आने वाले समय में यदि कहीं से दबाव आता है राजेश यादव पर, तो क्या वो पीछे भागेंगे जनता को छोड़ करके अकेले? ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि राजेश यादव मैदान में जब खड़ा हो चुका है तो पीछे भागने वाला नहीं है। चाहे जनता को आप विश्वास दिला रहे हैं? जनता को हम एकदम विश्वास दिलाते हैं कि आपका मत मिले या ना मिले, हम खड़ा है तो खड़ा है। और जीतने के बाद या भगवान ना करे कैसा हो, अगर हारते भी हैं तो विपक्ष की भूमिका हम ऐसा निभाएंगे कि पूरा बक्सर जिला का कोई मुखिया प्रतिनिधि खड़ा हो और विपक्ष की भूमिका निभाया हो, वैसा भूमिका निभाएंगे हम। ये वादा करते हैं अपने जनता से कि आपका आवाज़ बनने के लिए हम खड़ा हैं। अगर जीत होता है तो तब तो हम घर घर घूम के पहले ही बता चुके हैं कि एक घर नहीं छोड़ेंगे, हर घर में 1 महीना में हर घर हमको घूम देना है कि आपको कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य आपका बाकी रह गया। देखिए, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसका भी कारण है। कारण ये है कि किसी का आधार कार्ड में नाम गलती है, वोटर कार्ड में सही है, तो वो सुधार करके पेंशन बनवाना हमारा कार्य रहेगा। ये हमारे कार्य के अंतर्गत आता है, उसको हमारा कार्य करवाना है। और भी देखिए, जिस कहने का मतलब है कि राशन कार्ड ऐसा है कि देखिए, डीलर साहब लोग, हम पहले भी बताए थे कि हमारा 18वां मुद्दा है मैनिफेस्टो का। 26 दिन दुकान खोल के उनको बैठना है। ये मेरा वादा है जनता से कि उनको 26 दिन दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, चाहे मेरी हार हो या जीत हो। इसके लिए हम अडिग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे क्यों ना हमको मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए ये नियम है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको 26 दिन दुकान खोल के बैठना है। सोमवार के दिन उनका सरकारी अवकाश है, उस अवकाश के दिन उनका दुकान बंद रहेगा। उसके बाद 26 दिन दुकान उनको खोल के बैठना है। उनके खिलाफ लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, हार हो या जीत हो। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। चलिए, अब योजना क्या है, विकास की योजना आपके पास क्या क्या है पंचायत को लेकर के? विकास की योजना तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन उसमें शिक्षा मेरा मुख्य
योजना हाँ, है, ये बता देखिए सकते हैं आप। हमारे गांव का फंड आया था 10+2 करने के लिए, 70 लाख रुपए करीब आया था। वो फंड आज लौट के जा चुका है ज़मीन के वजह से। तो हमारा सबसे पहला उपलब्धि ये रहेगा कि उसको ज़मीन उपलब्ध करा के वो फंड फिर से वापस दिलाना। हाँ, विधायक जी के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम जाएंगे उसके लिए। और दूसरा योजना ये है कि मेधावी छात्र छात्राएं बहुत हैं, ये खोजने पर मिलेगा। जिनमें प्रतिभा है, जिन्हें प्रतिभा है, ये प्रतिभा खोजने पर मिलेगी। प्रतिभा तो बहुत सारे बच्चों में है, लेकिन प्रतिभा कोई खोजता नहीं है। ना, उस प्रतिभा को हमको खोजना है, प्रतियोगिता के माध्यम से खोजना है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे वो कुश्ती हो, वो संगीत हो, वो पढ़ाई हो, कोई भी हो। देखिए हम कुश्ती, हमारे गांव का एक विधा है, चतुरी पहलवान यादव जी मठिया पर कुश्ती करवाते थे। वो विधा विलुप्त हो रही है। आप लोग देखे होंगे गोवर्धन पूजा में एक साबल ये होता है, वो भी विलुप्त हो रही है। और क्या है, क्या बोलते हैं, बहुत सारी योजनाएं, जैसे कहने का मतलब कि ये 2 विधा हो गया। संगीत जो है, कहने का मतलब कि हमारे स्वर सम्राट विष्णु ओझा जी हमारे गांव के पूरे बिहार क्या भारत लेवल पर एक भोजपुरी को आयाम दिए हैं। उस संगीत को हम भी संगीत से विशारद कर चुके हैं। आपको हम नहीं बताए थे, हम संगीत से विशारद कर चुके। हम भी पहले गायकी लाइन में हम भी थे, लेकिन राजनीति में आना मेरा लक्ष्य ये हुआ कि किसी को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम संगीत लाइन में राजनीति लाइन में आए थे। व्यवस्था को आपने जब देखा कि व्यवस्था चल हाँ, कुव्यवस्था को देखते हुए हम राजनीति लाइन में आए थे। मेरे पास व्यवसाय भी है और संगीत लाइन तो मेरा जरिया था कि नहीं, हमको संगीत लाइन से कुछ करना है। लेकिन हम राजनीति लाइन में आए और संगीत लाइन आज भी छोड़े नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, इसलिए को हमारा वो शौक रहा है। तो संगीत का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म अपने गांव के बच्चों को देना है। कुश्ती का एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया देना है। मतलब जिस क्षेत्र में आपका कहना है कि जिस क्षेत्र में आपके पंचायत के बच्चा जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप उनको बढ़ावा देंगे, यही ना? एक फील्ड का हम लोग को 5 साल में, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे उसी समय दे देंगे, लेकिन 5 साल के अंतर्गत एक फील्ड हम अपने गांव की जनता को अपने माध्यम से देंगे, निजी फंड से। एकदम इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। ये बात आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। एकदम देना है तो देना, दावा कर रहे हैं कि एकदम देंगे। कहें से कि हर लोग वादा किए हैं, अब कोई कार्य नहीं किए हैं। देखिए एक और कार्य है, 15 साल से और 5 साल से हमारे मुसलमान भाई जो लोग हैं, उन लोग को बरगलाया जा रहा है मदरसा देने के लिए कि आपको मदरसा दे देंगे, आप अपना कीमती वोट दीजिए, आपको हम मदरसा दे देंगे। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से वादा करता हूँ, हम जीते या ना जीते, उनको मदरसा, मेरा वादा है कि हम उनको मदरसा देंगे अपने निजी फंड से। जमीन देंगे अपने निजी फंड से। उसके बाद मदरसा विधायक जी के माध्यम से हम उस मदरसा को मैंने अनुशंसा करवा कर निर्माण कराने का कार्य हम करेंगे, ये मेरा वादा है जी। एक हमको अंबेडकर भवन भी बनवाना है और एक एम्बुलेंस तो हमको जीते या ना जीते, अपने पंचायत को एम्बुलेंस और पुस्तकालय। तो ये पैसा एम्बुलेंस का लगेगा या इस तरह से? नहीं, वो निःशुल्क रहेगा। एम्बुलेंस, तेल और ड्राइवर कहाँ से? हाँ, तेल ड्राइवर हम देंगे। हम अपना इसे गाड़ी भेजते हैं और उस जगह पर एम्बुलेंस नहीं दे सकते हैं। जब हम अपना किसी को कोई घटना घटता है तो हम एम्बुलेंस भेजते हैं। अम्बेडकर भवन का बात कर रहे हैं? हाँ, अम्बेडकर भवन हमको बनवाना है। इसलिए कि देखिए वो जो समाज है हमारा, चमटोली और दूसरटोली जो है, सारे जो लोग हैं इधर उधर भटकते हैं। अम्बेडकर भवन बनाने से ये होगा कि उनके बच्चे जो हैं उस अम्बेडकर भवन में आके शिक्षा ग्रहण करें और जो भी बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर बैठकर अपने समाज को कहाँ ले जाना है उसके बारे में सोचें। इसके लिए हमको अम्बेडकर भवन बनाना। देखिए कुछ महिलाएं हैं, उस दिन भी बताए थे कि महिला लोग हैं कि जैसे कहने का मतलब कि दिन भर बैठ के उनके घर में जाकर उनका बात करना, उनके घर में जाकर इनका बात करना, उस चीज़ को दूरी बना के प्रेम सद्भाव बना रहे, उसके लिए हम एक लघु उद्योग जो है, सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से उन लोग को रोजगार देंगे। जैसे राखी का, चाहे बिंदी का, मतलब सिलाई का। हाँ, रोजगार सृजन तो मेरा मुद्दा है। जेंट्स लोग के लिए भी बताए थे उस दिन कि बकरी पालन, मछली पालन, ये सारा कार्य करवाना है।
खेती किसानी से भी फायदा है, लेकिन सब तो योजना आता रहता है सरकार के तरफ सरकार का आता है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है क्योंकि किसान सलाहकार आते हैं और बताते हैं कि आपको ये बीज मिलेगा, आप इस बीज का फायदा उठाइए, और बस इतने में लोग शांत हो जाते हैं। उनको ये नहीं जानकारी दी जाती है कि अगर आप बांस का खेती करते हैं तो बांस की खेती करेंगे तो आपको 50% अनुदान मिलेगा, अगर आप पपीता की खेती करते हैं तो 50% आपको अनुदान मिलेगा। कोई भी मान लीजिए कि फल फूल का आप पौधे खेती करते हैं तो आपको अनुदान मिलता है, कोई बताने वाला नहीं है। किसान सलाहकार भी आते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, केवल बताते हैं कि धान का बीज है, मसूरी का बीज है, आप जाकर पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता हमको लाना है। और भी बहुत सारे, जिसे कहने का मतलब कि नाली जल जमाव की समस्या तो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है, आप निकल के देख सकते हैं। हाँ, देख लिए होंगे, आप पहुँचे होंगे अनुपम ओझा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके दरवाजे पर पहुँचे होंगे। उनका दरवाजे पर जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमारा ये भी मुद्दा है कि अगर हम जीतते हैं तो हमारा मुख्य मुद्दा में सबसे पहला कार्य लगेगा तो उस रास्ता को जुड़वाना। हमारा वहाँ पर केंद्रीय मंत्री का आना जाना बराबर रहता है। केंद्रीय में अश्विनी चौबे जी का, चाहे उनके अविरल शाश्वत जी पुत्र हैं, वो हमेशा आते रहते हैं महीना में। उनको गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना पड़ता है उनके घर पे। हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि पहले रास्ता उजड़वाएं। विधायक और सांसद महोदय और विधायक जी नहीं, वो आम जनता का रोड है। और देखिए वहाँ से क्या बोलते हैं, अगर मस्जिद से आप निकलिएगा तो रास्ता में जुड़ नहीं पाता है। हमारा मुख्य मुद्दा वो रहेगा। और एक रास्ता और है जो कि अड़चन में है। उस अड़चन में हम ये वादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गोड़ हाथ पे गिर के, जिनका भी उस रास्ते में ज़मीन पड़ रहा है, अगर हमको अपना पगड़ी भी रखना पड़ेगा उनका पैर पे, तो पैर पर रख के उस रास्ता का निदान दिलवाएंगे। क्योंकि 15 साल से वो मुखिया जी जो हैं और वर्तमान 5 साल के मुखिया जी जो हैं, आज तक वो कार्य नहीं करवाए हैं। काली जी का मंदिर है, उस काली जी के मंदिर पर जाने के लिए हमारे गांव की सारी महिलाएं जाती है। ये एक समाज की नहीं, पूरी समाज की महिलाएं जाती हैं। वो रास्ता आज तक, उस रास्ता का निदान नहीं हुआ है। उस रास्ता का निदान कराना हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि देखिए, हम झूठा ढकोसला वादा नहीं कर रहे हैं। आप हमको एक बार जिताइए, अगर नहीं जीतते हैं तो आपके दरवाजे पर हम 5 साल के बाद फिर दोबारा एक वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर काम किए होंगे तो ऐसे सभी लोग जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे भी प्रचार करने भी नहीं जाएंगे। एक बार आपके दरवाजे पर एक दिन केवल जाएंगे कहने के लिए कि आप चुनाव से पहले 2 महीना पहले कि अगर हम काम किए होंगे फिर दोबारा आप बोलिएगा खड़ा होने के लिए तो हम खड़ा होंगे। नहीं तो आपका अगर मन होगा कि नहीं, आपको अब दोबारा हमको नहीं चुनना है, तो आपके माध्यम से हम बैठ जाएंगे। ये वादा हम करते हैं। जी, अपना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती हमारे पंचायत में दिए, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। और ग्रामीण जनता जो भी हैं, हम उनसे बार बार यही आग्रह करेंगे कि आपका बेटा, आपका लड़का, आपका भाई भतीजा खड़ा है। आपके हर दरवाजे पर, मैं ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है कि मैं उस दरवाजे को छोड़ा हूँ। आज जातिवाद मेरे अंदर नहीं है, जातिवाद का यहाँ पर रंग दिया जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर जातिवाद नहीं है। आपसे आग्रह करेंगे कि आप चिमनी छाप पर 8 नंबर मेरा क्रम संख्या है, राम नारायण कुमार उर्फ राजेश रंजन यादव को अपना एक कीमती वोट देकर आप विजयी बनाइए। उसके बाद जितना भी मैंने वादा किया है उसको धरातल पर लाने के लिए कृत संकल्पित हूँ। बस धन्यवाद। ये थे अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे खरहाटा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी राम नारायण कुमार उर्फ राजेश रंजन यादव, जिन्होंने बताया कि इनकी चुनाव में उतरने का मकसद ही है शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर ये चुनाव में आए हैं और जिस प्रकार से इन्होंने जनता से वादा किया है कि जो कुछ भी कार्य अब तक खरहाटा पंचायत में अधूरे रहे हैं विकास के, उसको ये आने के बाद पूरा करेंगे। और यदि इन्हें मौका जनता देती है तो ये जनता के कार्यों में, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता पूरी तरह से लाएंगे और जन जन का कार्य जो है उसको अपने माध्यम से ये करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।